हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन हम तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को ये बताया था विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, विभव या विभवांतर क्या होते हैं, प्रतिरोध क्या होते हैं। तो हमने कहा था कि जो भी नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जब इन्हें किसी कपड़े से या किसी भी चीज से रगड़ा जाता है ना, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ कट करके ना हट जाते हैं, जिसकी वजह से नाभिक में एक अस्थिरता आती है। और जिसकी वजह से अस्थिरता के मतलब मान लो ना कि 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो नाभिक में 10 प्रोटॉन बचे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कुछ कम हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ कम हो गई ना, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ऐसे समझिएगा कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक नाभिक में बैलेंस है, प्रोटॉन के पास भी प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का, और इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.6 माइनस की होता है 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये दोनों स्थिर है, इक्वल है, बैलेंस है। लेकिन जब ये चार्ज आपस में होगा क्या ना, इन चार्जों के बीच में मान लेते हैं कि ना एक चार्ज यहाँ से 9 बचा, एक इलेक्ट्रॉन कट के हट गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कट के हट गया ना, तो इतने की नाभिक में कमी हो जाएगी, और जब कमी होती है तो वहां से एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसका नाम दिया था हमने आवेश। आवेश के रूप में हमने कहा था। अब माइनस की कमी है, प्लस अधिक है, प्लस की मात्रा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि देखो प्लस ज्यादा है तो यहाँ प्लस क्यू। और मान लो कि एक कट के किसी ऐसे नाभिक में गया जिसमें जाकर के एक माइनस की वृद्धि कर देगा, तो वहां पे माइनस क्यू आवेश बनता है। और यही आवेश जब किसी परिपथ में प्रवाहित होते हैं और जब आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो उस परिपथ में या उस चालक पदार्थ में क्या करते हैं ना, एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, जिसे हम लोग विद्युत धारा नाम देते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये लोग प्रवाहित होते हैं ना, तो उन चालक पदार्थों को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ना, 3 कैटेगरी कहने का अभिप्राय ये होता है कि एक हो गया चालक, दूसरा हो गया सुचालक, तीसरा होता है अर्धचालक। ठीक है ना, 3 तरह के पदार्थ होते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए 3 तरह के पदार्थों का नामकरण किया जाता है। पहला चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा सुचालक। अब समझिए, जो जैसे ना क्लास में कोई बच्चा पढ़ने बैठा है, तो इसका ये मतलब है ना कि वो 3 हैबिट्स में हो सकता है। या तो पढ़ने में बहुत बेहतर हो, मतलब क्या है, सुचालक है, बढ़िया चालक है, बढ़िया विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, सुचालक है। दूसरा हो सकता है कि बढ़ने बस नाम है मात्र बैठा है, ध्यान उसका कहीं और है, वो कहीं मग्न है अपने अलग दुनिया में, इसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब हो गया कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं की जा सकती है, या आसानी से तो बिल्कुल नहीं प्रवाहित कर सकते, इसको कुचालक बोलते हैं। और अर्धचालक का मतलब होता है ना, एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा को आंशिक रूप से प्रवाहित किया जा सकता है और आंशिक रूप से अवरोध कर दिया जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बैठा है, हाँ ठीक है गुरुजी पढ़ ही रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको अर्धचालक की कैटेगरी में, या इस प्रकार के पदार्थों को अर्धचालक की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब 3 तरह के पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का बहुत सुगमता से प्रवाह हो, सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी, ये सब क्या होते हैं, सुचालक। दूसरा ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ही ना हो, जैसे लकड़ी हो गया, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और कुछ होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक जैसे हमारे सिलिकॉन ले लिए, जर्मेनियम ले लिए, ये सब ना अर्धचालक पदार्थ हैं। अर्धचालक करने का मतलब है ना कि इनमें विद्युत धारा आंशिक रूप से प्रवाहित होगी और आंशिक रूप से अवरोध कर दी जाएगी। आंशिक करने का मतलब होता है ना कि कुछ हिस्सा, कुछ अंश प्रवाहित होगा और कुछ अंश रोक दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था विभवांतर या विभव, मतलब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं या फिर विभव कहते हैं। अनंत से यदि लाया जा रहा है तो विभव है, 2 बिंदुओं के बीच किया जा रहा है, 2 निश्चित बिंदुओं के बीच हो रहा है तो विभवांतर है, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ में अवरोध होगा, और जब अवरोध होता है तो इसे हम लोग प्रतिरोध का नाम देते हैं। और ये जो प्रतिरोध होता है ना, अब हम लोगों को वही चीज़ पढ़नी है आगे, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रतिरोध आखिर कैसे कैसे बनता है। तो पहले शुरुआत में हम ओम के नियम को पढ़ते हैं।
ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने ये बताया ना कि जब किसी परिपथ में विभव दिया जाए या विद्युत धारा प्रवाहित किए जाए, किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो प्रवाहित होने वाली धारा परिपथ को दिए गए विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात बोला था उन्होंने ना कि जो भी हमारी धारा प्रवाहित होगी ये अनुक्रमानुपाती होगी, किसके? विभव के। अनुक्रमानुपाती को सिंबल को जब उन्होंने हटाया तो इसने यहाँ पे लगाया V = IR, मतलब एक गुणांक R लगाया, और इसी R को बोला उन्होंने कि ये चालक तार का प्रतिरोध है और ये क्या करता है? धारा के मार्ग को कम करता है। तो आप समझते हैं हमें आखिर इस प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों है? ये तो धारा के मार्ग को रोक रहा है, विद्युत धारा कम कर रहा है, तो क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है? तो समझिएगा ना, जैसे हम मेन वायर करने का मतलब है कि ये है ना कि जो सर्विस लाइन आई हुई है जिसमें कितना 250 वोल्ट या 240 वोल्ट या उससे भी एबव का करंट दौड़ रहा है, हमें जलाना है एक छोटा सा बल्ब, जिस बल्ब को बहुत माइनर, बहुत कम ऊर्जा चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। अगर हम ले जाएं उस बड़े वाले तार में जोड़ दें तो तुरंत धाए से फूट जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उतनी विद्युत धारा को झेल सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि परिपथ में प्रतिरोध का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं ना, धारा के मार्ग को रोकते हैं, बोलते हैं कि अब, और एक निश्चित मान तक रोकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ 25 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक, और हमने जो यहाँ पे माध्यम लगाया इसे मात्र चाहिए 2 एम्पियर, तो हम बीच में ही क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम प्रतिरोध संयोजित कर देंगे, प्रतिरोध, और ऐसा प्रतिरोध संयोजित करेंगे जो कि 23 एम्पियर की धारा को क्या कर दे? रोक दे, यहीं से रोक दे, उनको बोले कि नहीं आपको वापस जाओ, रुक जाओ। ये जब 23 एम्पियर की धारा को रोक देते हैं तो अब इन्हें मिलेगा कितना? 2 एम्पियर, मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो ये यही प्रतिरोध होता है और यही इसकी आवश्यकता होती है। मतलब किसी पदार्थ या किसी तार में प्रतिरोध की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है, आवश्यक होता है। और अब हम गए मार्केट, दुकान पे, और हमें चाहिए 23 एम्पियर धारा रोकने वाला प्रतिरोध, मतलब एक ऐसा प्रतिरोध चाहिए जो कि 23 एम्पियर की धारा को रोक सके। लेकिन हो सकता है कि दुकानदार के पास इतने एम्पियर का ना हो, उसके पास कुछ कम प्रतिरोध हो। जैसे बोले कि भैया हमारे पास तो मात्र 20 एम्पियर तक की धारा को रोकने का एक प्रतिरोध है, हाँ, और चाहिए तो 1 एम्पियर धारा रोकने का एक प्रतिरोध है, 3 एम्पियर धारा रोकने का एक प्रतिरोध है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 प्रतिरोध उठाएंगे, 20 और 3, और इनको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, मतलब इस तरह से इसी परिपथ में लगाएंगे कि 23 एम्पियर की धारा को रोकें। तो अब इन चीज़ों पे अब हमने क्या किया कि एक ही परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित किया। हो सकता है कि 20 का भी ना हो उनके पास, 10 का हो, तो हम 10 का 1 ठो ले लिए, 10 का 2 ले लिए, उसके बाद 3 लगाए, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब एक ही परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों को जब संयोजित किया जाए तो उसे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। और प्रत्येक संयोजन 2 तरह से होता है। जैसे घर में अगर लाइटें होंगी ना, तो उन लाइटों में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप सेल 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला होता है ना कि एक सेल लग गया आगे, जैसे मान लेते हैं ना कि ये जो मेरी मार्कर्स हैं ये सेल है, और ये प्लस वाला ढक्कन जो है वो प्लस है, पीछे माइनस है। तो देखो पहला हम क्या करते हैं कि पहला सेल है हमारा, उसके पीछे दूसरा लगाते हैं, फिर इसके पीछे तीसरा लगाते हैं, फिर इसके पीछे चौथा। ये एक तरह का संयोजन। दूसरा संयोजन हम कर सकते हैं कि सारे प्लस एक जगह जोड़ दें और सारे माइनस को एक जगह जोड़ दें। तो संयोजन कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का हुआ। एक में क्या हुआ कि प्लस वाला जो है माइनस से जुड़ रहा है और इसका प्लस अगले वाले के माइनस से जुड़ रहा है, और दूसरा संयोजन क्या बोल रहा है कि सारे प्लस एक जगह, सारे माइनस एक जगह, ठीक है ना। तो 2 तरह से संयोजन होता है। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन करने का मतलब एक रेखीय संयोजन। अब जब एक रेखा में संयोजन करना है ना, मतलब ये है ना, इतना याद रखना है, ये जो ढक्कन है इसको हम प्लस सिरा ले रहे हैं, तो जब प्लस सिरा लेंगे ना तो देखो अब हम इसमें क्या किए, एक लीनियर बनाएंगे, हमने इनको इस तरह से जोड़ दिया, ये हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे अब इसकी परिभाषा ये होती है ना कि जब प्रतिरोध का प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा
इसको बोलते हैं अग्र सिरा, इसको पश्च सिरा, इसको प्रारंभिक सिरा, इसको अंतिम सिरा। तो जब देखो प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक से जुड़ा हो, प्रथम का अंतिम दूसरे के प्रारंभिक से जुड़ा हो, तथा दूसरे का अंतिम अगले के प्रारंभिक से जुड़ा हो, और अगले का अंतिम किसी और के प्रारंभिक से जुड़ा हो, तथा यही संयोजन की क्रमवार व्यवस्था आगे भी कंटिन्यू होती है। मतलब प्रतिरोध के संयोजन की ऐसी व्यवस्था जिसमें विपरीत ध्रुव आपस में जुड़ रहे हैं, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, विपरीत ध्रुव जब आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो जब विपरीत ध्रुव आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम को समझो, जैसे देखो हम अब यहाँ पे फिगर बनाते हैं, प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा प्रतिरोध का सिंबल। देखिए यहाँ पे सिरे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे समझो ना कि प्रथम का अंतिम, प्रथम प्रतिरोध का अंतिम द्वितीय के प्रारंभिक से द्वितीय का अंतिम, तृतीय के प्रारंभिक से तृतीय का अंतिम किसी और के प्रारंभिक से, ये इसी तरह से संयोजन होता जाए तो ये कौन सा क्रम होता है? ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब जो दूसरा संयोजन होता है ना, उसको हम नाम देते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन करने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा संयोजन जिसमें सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, समान अंतर पे हो, या पे कह सकते हो ना। अब देखो सबका यदि R1 R2 R3 कई तो प्रतिरोध हो, कितना भी हो, सबका प्रारंभिक देखो एक बिंदु पर जुड़ रहा है ना, प्रारंभिक वाला सबको हमने क्या किया, एक बिंदु पर जोड़ दिया, और जो अंतिम है वो देखो एक अन्य निश्चित बिंदु पर जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम समझो ना, सिंपल भाषा में समान प्लस अंतर, समांतर का तो यही संधि विच्छेद होगा ना, समांतर जिनके बीच का गैप इक्वल हो। अब देखो इन हर सब में गैप इक्वल आएगा, ठीक। एक ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सारे प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और द्वितीय सिरा अन्य किसी एक निश्चित बिंदु पर जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक ना। तो प्रतिरोध संयोजन दो तरह से हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब इसको हम समझेंगे कैसे, तो इसको अब बहुत समझने की आसान सी ट्रिक समझो। हम समझ लेते हैं ना कि ये रबड़ का बना हुआ है, और रबड़ का बना हुआ है ना, तो मतलब अगर पकड़ के इनके खींच दें, ऐसे पढ़ाएं इनको, मान लेते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी है का मतलब ये है ना कि अगर इनको हम खींच के ऐसे बढ़ा दें और प्रतिरोधों के बीच की दूरी बढ़े, जैसे हम जब इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे ना, तो जब दूर होते जाएंगे तो उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और जब पास में ही रह जाएंगे, ठीक है ना, पास, और जब हम इनको खींचे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। मतलब जब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक ऐसा संयोजन जिसमें सारे प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन करने का मतलब क्या है कि प्रतिरोधों को खींचेंगे, प्रतिरोध चले गए एक दूसरे से दूर दूर। समांतर क्रम संयोजन करने का मतलब यह है कि जब इन प्रतिरोधों को खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे आके चिपक जाएंगे, इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो अब हम लोग इन्हीं क्रम संयोजनों को निकालने के लिए, जैसे अब ये तो रहा अलग अलग क्रम संयोजन, R1 जोड़ दिया, R2 जोड़ दिया, R3 जोड़ दिया। मान लो कोई पूछ दिया कि बताइए आपने इतने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, सबका मान कितना है, इनका टोटल मान कितना है, तो इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। किसी परिपथ में जुड़े अनेक प्रतिरोधों के एक मान को, एक मान मतलब इन प्रतिरोधों का ऐसा मान जो इन सबके इक्वल आ जाए, जितना काम ये सारे मिल करके कर रहे हैं ना, वो अकेले ही उतना कर दे, उसको बोलते हैं ये तुल्य प्रतिरोध है। ये R1 R2 R3 के तुल्य प्रतिरोध है, मतलब एक ऐसा प्रतिरोध जो इन सभी के बराबर अपना मान प्रदर्शित कर दे, वो होता है तुल्य प्रतिरोध। तो अब उसी तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का निगमन करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनको। जैसे देखिए दो तरह का संयोजन हमने आपको बताया है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है ना। इनको आप याद रखोगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध एक दूसरे से दूर जाते हैं, और समांतर क्रम में एक दूसरे के पास आते हैं। श्रेणी क्रम को ना एक रेखीय
संयोजन भी कहते हैं, या रेखीय क्रम भी कह सकते हैं। समांतर क्रम में नहीं होता है, समांतर क्रम में। अब आगे देखते हैं कि इनका कैसे कैसे चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को। श्रेणी क्रम संयोजन माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम संयोजित है, और इनको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से, जिसमें कुछ न कुछ चार्ज दे देंगे, कुछ वोल्ट विभव दे देंगे। यहाँ हम परिपथ में एक कुंजी लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। अब इसका हमने मान लिया कि प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, इनमें विभव मान लेते हैं ना क्रमशः। विभव क्या है? V1 है, V2 है, V3 है। लेकिन जब हम इनको प्रवाहित करेंगे ना I एम्पियर की धारा, तो I धारा इसमें भी जाएगी, I धारा इसमें भी जाएगी, I धारा इसमें भी जाएगी। तीनों में प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान होगा ना, वो बिल्कुल इक्वल होगा। देख लीजिए, वही धारा यहाँ जा रही, वही धारा यहाँ जा रही, वही धारा यहाँ पे भी जा रही है, तो धारा का मान क्या है? बिल्कुल इक्वल है। और इस पे हम लोगों ने V वोल्ट दे दिया है। टोटल जो हमारी बैटरी थी वो V वोल्ट की थी। तो अब हम यदि देखें तो एक सिद्धांत काम करता है। एक सिद्धांत ये कहता है कि जो अध्यारोपण ने बताया था कि जो हमारा तुल्य विभव V होता है वो सभी विभवों के योग के बराबर होता है। ऐसे समझो ना कि मान लो कि 4 बच्चे एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक, सबके पास 10-10 न्यूटन का बल है। तो जब सबके पास 10-10 न्यूटन का बल है ना, तो देखिए तुल्य विभव जो होता है V1 + V2 + V3 के इक्वल होता है। और ओम ने क्या बताया? हमने इसी वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि ओम नियम के अनुसार यदि देखें हम, तो जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम जी थे, इन्होंने पहले ही कहा था कि V = I × R। V जो होता है हमारा IR के बराबर होता है। तो अब थोड़ा सा ना इनके आगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो V के जगह हम क्या रखेंगे? IR बराबर V1 की जगह क्या रखेंगे? V1 की जगह प्रतिरोध तो R1 है लेकिन धारा I है, तो V1 की जगह लिखेंगे I × R1 + I × R2 + I × R3। सब में से I कॉमन ले लेंगे, तो IR = I कॉमन R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल, R बराबर क्या हो गया? R1 + R2 + R3। यही तो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। और जब इसमें ना अनकाउंटेड या बोल देना कि n नंबर्स के, मतलब टोटल n प्रतिरोध हो जाए, n हो जाए डॉट, ये तो 3 ही थे ना, n प्रतिरोध हो जाए, तो सबके लिए जो फॉर्मूला होगा वो R1 + R2 + R3 + Rn के बराबर हो जाता है। अब एक सवाल, एक बच्चा पूछ रहा है सर 2 ही प्रतिरोध हो तो क्या 2 प्रतिरोध होंगे तो केवल 2 क्या लिखेंगे? n प्रतिरोध है तो n लिखेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक है ना। अब दूसरे क्रम संयोजन को हम समझते हैं। ये तो रहा हमारा पहला क्रम संयोजन। अब दूसरे क्रम संयोजन को यदि हम समझें तो देखिए, दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। और समांतर क्रम संयोजन किस तरह से फॉलो होता है? देखिए, हम इसको भी 3 ही प्रतिरोध लेकर के अपना निगमन करते हैं, फिर उसके बाद n प्रतिरोधों के लिए भी बता दिया जाएगा। तो देखिए, ये रहा हमारा 3 प्रतिरोध, ठीक है ना, R1, R2, R3। और इसमें हमने धारा हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कुंजी K1 लगाया, ठीक है ना, हमने K कुंजी लगा दिया यहाँ पे V। और जब वो विभव हमने V भेजा है ना, तो सब में विभव क्या होगा? V ही रहेगा। और धारा हमारी क्या बहेगी? धारा हमारी I जा रही है, लेकिन परिपथ चेंज हुआ ना, तो इसमें I1 धारा जाएगी, इसमें I2 धारा जाएगी, और इसमें
I3 धारा जाए, मतलब धारा का मान अलग हो जाएगा। धारा का मान अलग इसलिए हो जाएगा ना, इनकी चालकताएं अलग अलग होती हैं। पदार्थ अगर अलग है ना तो उनकी चालकता भी अलग होती है। अब ऐसे समझो कि एक ही मतलब थाली में खाना रख दिया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चे समान ही खाएंगे, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो जितना खा सकता है खाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब धारा जा रही है ना तो ये तार हैं, इनकी चालकताएं अलग अलग हैं, तो जिसकी जिस हिसाब से चालकता होगी उसी हिसाब से धारा बह जाएगी। तो अब लेकिन अगर ये ही धारा इन तीनों में बट रही है, आई को ही तीनों में बांटा गया है, तो जो हमारी धारा होगी ना, टोटल धारा आई, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। अरे यही धारा न जाके 3 हिस्सों में बटी, तो जब यही धारा 3 हिस्सों में बटी तो इस तीनों का योग कर दें तो I के बराबर होगा। और ओम जी ने पहले ही कहा से, ओम ने क्या कहा, ओम नियम के अनुसार यदि हम देखें तो इन्होंने पहले ही कहा रखा है कि V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब देखो I की जगह हम क्या रखेंगे, V बटा आर इज इक्वल टू I1 के जगह V, क्योंकि विभव इसमें भी देखो V ही रह रहा है, और प्रतिरोध का मान क्या है, R1, तो यानी V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, और सब में V कॉमन ले लेते हैं, यानी V बटा R इज इक्वल टू V कॉमन, तो बचा क्या, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से V कट गया, आया क्या, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये होता है हमारा श्रेणी क्रम में। और जब n प्रतिरोध हो जाए, n हो जाए, तो 1 R इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट 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 1 बटा Rn। यही हमारा होता है फार्मूला। तो हमारे प्रतिरोधों के ये 3 फार्मूले होते, दोनों श्रेणी क्रम को भी समांतर क्रम को भी। हमने क्या किया, इनका नियमन कर दिया। तो ये होते बहुत आसान है लेकिन टफ लगते हैं। ठीक है, तो आगे अगली वीडियो में। ठीक है।